सेकंड सत्र में आप सभी का पुनः स्वागत है। हमारे बीच में आभा जैन जी उपस्थित हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में कमलेश कुमार तिवारी जी उपस्थित हैं, समवाय फाउंडेशन के प्रमोटर हैं, उनका स्वागत है। हमारे आज के फैकल्टी भी रहे हैं इसमें। हमारे बीच में संजय गवंडी जी उपस्थित हैं, सेमेस्टर 3 के स्टूडेंट हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में प्रतिमा राव जी उपस्थित हैं, समवाय फाउंडेशन की प्रमोटर हैं और इस फैकल्टी हैं, प्रणाम, उनका स्वागत है। हमारे बीच में गर्मा बिश जी उपस्थित हैं, समवाय फाउंडेशन के प्रमोटर हैं, हमारी फैकल्टी भी है, उनका स्वागत है। तो हम लोग अभी चर्चा कर रहे थे बीएचबी में चैप्टर 11 लोकोमोटर सिस्टम। अब हम लोग उसी मानव शरीर विज्ञान के चैप्टर 12 पर चर्चा करने जा रहे हैं, स्पेशल सेंसेस पर, प्रतिमा राय मैडम के साथ। तो उनका स्वागत है और मैं शेयर कर दे रहा हूँ क्लास। प्रणाम सर, सभी गुरुजनों को प्रणाम और सभी साथियों को मेरा प्रणाम। प्रणाम आज का हमारा चैप्टर भी प्रणाम। प्रणाम बोल रहे, आज का चैप्टर है बीएचबी का 12 स्पेशल सेंस ऑर्गन। हमारे सेंस ऑर्गन 5 है, ईयर, आईज, नोज, स्किन एंड शेयर हो रहा नहीं है? शेयर हो रहा कि नहीं? यस सर, शेयर हो रहा है, हो रहा है शेयर। इसको नहीं हो रहा, हो रहा शेयर, हो रहा है सर, सर, शेयर हो रही है। आपको दिख रहा है? हाँ सर, जी सर, ब्लू कलर में दिख रहा है। प्रतिमा मैडम दिख रहा है? जी सर दिख रहे हैं। ऑडिबल है सर? हाँ ऑडिबल है, यस। जी सर, तो सर शुरू स्टार्ट करें? हाँ साउंड आ रहा है सर। अभी हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। ठीक है सर। तो स्टार्टिंग में हमारा सेंस ऑर्गन है ईयर। ईयर हमारे दो कार्य हैं इसमें मेन। एक तो ये हियरिंग का काम करता है, दूसरा बैलेंसिंग का काम करता है। हियरिंग का जो काम करता है वो ऑडिटरी फंक्शनल है और बैलेंसिंग का जो काम करता है वो वेस्टिबुलर फंक्शन करते हैं। और ये जो हमारे 8th क्रेनियल नर्व में आते हैं। इनका ईयर का जो पार्ट है वो मुख्यतः 3 हिस्सों में बटा रहता है। पहला है एक्सटर्नल, दूसरा है मिडल और तीसरा है इंटरनल। एक्सटर्नल ईयर हमारे फेस के लेटरल पोजीशन में दोनों ओर कार्टिलेज और फाइबर के बने होते हैं, जो पिन्ना के आकार के होते हैं। जो हमें दिखता है वो हमारा पिन्ना है। ये मनुष्य में गतिहीन है लेकिन जानवरों में ये गतिशील है, वो मूवमेंट कर सकते हैं उसका। यह आवाज तरंगों को, साउंड वेव को कंसंट्रेट करके सहायक करते हैं। इसमें एक ऑबलंग छिद्र होता है जो अंग्रेजी के अल्फाबेट एस आकार की कनाल का बाह्य द्वार है और इसी कनाल को हम लोग ऑडिटरी कनाल कहते हैं, जो 2.5 सेंटीमीटर लॉन्ग होते हैं, जिसके दूसरे अंत सिरे पर एक मेम्ब्रेन्स पर्दा फिक्स्ड होता है। इस ऑडिटरी कनाल की दीवारें स्किन से मड़ी होती है, अतः सीवेसियस ग्लैंड का सिक्रेशन हवा की धूल को पकड़कर सुखाता रहता है और यही कान का मैल कहलाता है। कभी इस वैक्स की बहुतायत पर्दे को ब्लॉक कर देती है एवं लॉस ऑफ हियरिंग इसी को कहते हैं। यही वैक्स यदि जेल या किसी इन्फेक्शन से इन्वॉल्व हो जाता है तो उसमें क्या होता है कि फूल वो इन्फेक्टेड हो जाता है और इसी इन्फेक्टेड को ओटाइटिस कहते हैं। यानी कि कहने का मतलब है कि हमारा कान का जो हमारा बाहरी हिस्सा दिखता है उसे हम पिन्ना कहते हैं और ये जो है कार्टिलेज और फाइबर का बना होता है। इसमें से साउंड वेव जो है वो जब जाता है तो वो ऑडिटरी कनाल के थ्रू हमारे इंटरनल यानी कि मिडल ईयर में प्रवेश करता है और मिडल ईयर और एक्सटर्नल ईयर के बीच में टिम्पैनिक मेम्ब्रेन होते हैं जो एक्सटर्नल और मिडल ईयर को पार्टिसिपेट कर देते हैं, मतलब पार्ट कर देते हैं, अलग अलग कर देते हैं। और इस ऑडिटरी कनाल का जो लंबाई है वो 2.5 सेंटीमीटर लंबी होती है। इसमें एक मेम्ब्रेन होता है जो फिक्स्ड होता है और यही जो है मिडल और एक्सटर्नल ईयर को डिवाइड कर देते हैं। ऑडिटरी कनाल जो है वो स्किन से मड़ी होती है और इसमें एक ग्लैंड होती है जिसका नाम है सीवेसियस ग्लैंड। वो कुछ सिक्रेशन करते हैं ऑयल टाइप के, जो हमारे अगर कान में अगर धूल धक्कर कुछ भी अगर गया तो उसको क्या करता है, उसको पकड़ के वो सुखाता है
और यही लास्ट में हमारा वैक्स के थ्रू बाहर निकलता है। कभी कभी क्या होता है कि अगर हम कानों की क्लीनिंग अगर प्रॉपर टाइम पे नहीं करते हैं तो ये ज़्यादा मात्रा में हो जाने के कारण हमारे कानों में क्या होता है, ब्लॉकेज कर देते हैं, जिसे हम लोग लॉस ऑफ हियरिंग भी कहते हैं। यही वैक्स में अगर जल किसी तरह से अगर कानों में चला जाता है तो वो फूलकर इन्फेक्टेड हो जाता है और इसी इन्फेक्टेड डिजीज को हम लोग ओटाइटिस कहते हैं। अब आते हैं मिडल ईयर में। मिडल ईयर 1 सेंटीमीटर की स्पेस है जो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन और ओवल विंडो फेनेस्ट्रा वेस्टिब्यूली के बीच 3 ऑसिकल्स पाए जाते हैं, जिसे मिलिएट, इनकस और स्टेपिस द्वारा ऑक्यूपाइड है। इस ब्लाइंड स्पेस में फेरेंक्स से कनेक्टेड एक ट्यूब, स्थिनियन ट्यूब खुलती है। कभी तेज आवाज से इस हिस्से में उत्पन्न झंझनाहट से निपटने के लिए हवा स्थिनियन ट्यूब से फेरेंक्स में पास हो जाती है। इसी रास्ते से इन्फेक्शन ट्रेवल करके एक्यूट या क्रॉनिक ओटाइटिस मीडिया रोग पैदा करते हैं। कान में दर्द या मवाद आना टिम्पैनिक मेम्ब्रेन परफोरेटेड इस चेंबर की कॉमन असजाएं हैं। ईयर ऑसिकल्स द्वारा साउंड वेव टिम्पैनिक मेम्ब्रेन से इंटरनल ईयर में पहुंचती है। यानी कि वो जो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है वो एक्सटर्नल और मिडल ईयर को पार्टिसिपेट किया, उसमें से फिर जब वो साउंड वेव ऑडिटरी कनाल के थ्रू जब टिम्पैनिक मेम्ब्रेन से जाता है मिडल ईयर में, तो वहाँ हमारे ह्यूमन बॉडी के 3 छोटे छोटे बोन्स होते हैं जिसे ऑसिकल्स कहते हैं। उसमें पहले बोन को मिलियट, दूसरे को इनकस और तीसरे को स्टेपिस कहते हैं, जिसमें सबसे छोटी बोन हम लोग हमारी स्टेपिस होती है। वहाँ पे एक ब्लाइंड स्पेस है जो फेरिंग्स से कनेक्टेड है, एक ट्यूब जिसे स्थिनियन ट्यूब कहते हैं। कभी जब हमारे कानों में तेज आवाज आती है तो उसके झंझनाहट को निपटने के लिए यहाँ से जो एक कनेक्शन है फेरिंग्स के थ्रू एक ट्यूब चला जाता है, जो कि ज़्यादा आवाज को जो है वो फेरिंग्स में पास कर देते हैं। इसी रास्ते से इन्फेक्शन, यानी कि इन्फेक्शन भी जो इसी रास्ते के थ्रू ट्रेवल करके क्रॉनिक या एक्यूट हो जाता है, जिसे ओटाइटिस मीडिया रोग कहते हैं। कान में दर्द होना, मवाद आना, इसी टिम्पैनिक मेम्ब्रेन परफोरारेट इस चेंबर की कॉमन असजाएं होती है। मतलब ये एक बीमारी का नाम है। छेद टिम्पैनिक मेम्ब्रेन में थोड़ा सा छेद हो जाता है, जी। परफोरेशन। ईयर ऑसिकल्स द्वारा साउंड वेव टिम्पैनिक मेम्ब्रेन से अब ईयर ऑसिकल्स के थ्रू, यानी कि बोन के थ्रू आया हमारा साउंड ईयर के थ्रू, लेकिन अब ये ऑसिकल्स के थ्रू साउंड वेव जो है वो अंदर इनर ईयर में जाता है, जहाँ की एक फ्लूइड टाइप का है। इसे माने वेव करने के लिए हमारे पास 3 ऑसिकल्स है जो इस साउंड को वेव करा के वो अंदर वाले इंटरनल ईयर में पहुंचाते हैं। अब इसके 2 हिस्से हैं, एक कॉकलिया, दूसरा वेस्टिबुलर एपरेटस। कॉकलिया मेन हियरिंग का काम करता है और वेस्टिबुलर एपरेटस जो हमारे बैलेंसिंग का काम करते हैं। अब आते हैं कॉकलिया। कॉकलिया इसमें साउंड वेव परिवर्तित होकर एक्शन पोटेंशियल डेवलप करती है और यह इलेक्ट्रिकल वेव में कॉकलियर नर्व पार्ट ऑफ 18th क्रेनियल नर्व के माध्यम से सेरिब्रम के टेम्पोरल लोब स्थित एरिया नंबर 41 और 42 में पहुंचाती है, जिससे कॉकलियर नर्व डैमेज होने पर नर्व डिफनेस होती है। यानी कि हमारा साउंड ऑडिटरी कनाल के थ्रू आके फिर ऑसिकल्स के थ्रू वेव होके हमारा साउंड सीधे इंटरनल ईयर में पहुंचता है। वो किस माध्यम से पहुंचता है? तो एक्शन पोटेंशियल डेवलप करती है, जहाँ पे ये साउंड इलेक्ट्रिकल वेव में चेंज होता है और कोक्लियर नर्व जो है हमारा क्रेनियल नर्व का 8th पार्ट जो है उसके माध्यम से ये साउंड हमारा सेरिब्रम के टेम्पोरल लोब में जाता है, जहाँ एरिया नंबर 41-42 में पहुंचती है। फिर वहां से हमारे ब्रेन के थ्रू हमारा कान तक वो आवाज आती है। इस नर्व में अगर ये नोट कर लीजिए कि जो आपके साउंड वेव जाती है तो वो आपको टेम्पोरल लोब में जाती है। पहले तो ये वाला लोब, यानी साउंड वेव जाती है टेम्पोरल लोब में जाती है, नंबर 1। नंबर 2, अगर कोई एरिया पूछे तो 41-42 में पहुंचती है। तो 2 चीजें हो गई, सेरेब्रम है, सेरेब्रम पूरा पार्ट है, उसका टेम्पोरल लोब है, ये आगे हम लोग पढ़ेंगे। टेम्पोरल लोब है और इस लोब में जो एरिया नंबर है वहां पर डिफाइन किया गया है कि कौन सा एरिया 41-42 वहां पहुंचती है। ठीक है।
ये सुनने के लिए। कॉक्लियर, जी सर, कॉक्लियर नर्व अगर डैमेज होने पर नर्व डेफनेस कहलाती है। अगर ये नर्व डैमेज हो जाती है, कभी कभी अगर कानों के कुछ प्रॉब्लम है, तो उसका ये भी एक कारण होता है कि कॉक्लियर नर्व अगर डैमेज हो गई है तो भी डेफनेस वो कहलाती है। दूसरा है वेस्टिबुलर एपरेटस, जो सैक्यूल, यूट्रिकल एवं 3 सेमी सर्कुलर कैनाल से मिलकर बना हुआ है। ये जो हमारा दिखा रहा है 3 सेमी सर्कुलर है, यह शरीर का प्रोप्रियो रिसेप्टर्स है जो, प्रतिमा 2 मिनट, जी सर, यहीं पर जी आप सर, लोग समझते जाइए। जैसे मान लीजिए कोई प्रॉब्लम नर्व डेफनेस की होती है तो दो हमको ट्रीटमेंट यही भी मालूम हो गया है। हम लोग चाइनीज में करेंगे या आयुर्वेदिक में जहां भी करेंगे, तो हमको करना क्या है, कॉक्लियर नर्व का ट्रीटमेंट करना है। मान लीजिए डेफनेस हो रही है तो हमको करना क्या है, एक तो कॉक्लियर नर्व का इसके हिसाब से ना कॉक्लियर नर्व का करना है, तो एट्थ क्रेनियल नर्व है तो उसका पार्ट है, तो एट्थ क्रेनियल नर्व का ट्रीटमेंट करना है। और दूसरा हमको टेम्पोरल लोब का करना है। बस ये भी ध्यान है कि अगर कभी डेफनेस हो रही है तो हम लोग चाइनीज में पढ़े जो भी, वहां पर किडनी हम लोग लगाएं, किडनी का जो है किडनी यांग लगाएं, किडनी इन उसका लगाएं, कुछ भी लगाएं, वो अलग पॉइंट हो गया। लेकिन इसके हिसाब से हम दो ट्रीटमेंट और कर सकते हैं। कॉक्लियर नर्व का ट्रीटमेंट नंबर 1 जो एट्थ क्रेनियल नर्व होगा, ये हमारा डॉक्टर वाली बता सकते हैं, और ये हमारा चाइनीज बता सकता है, और ये हमारा आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर बता सकता है। इसके साथ साथ हम टेम्पोरल लोब का भी ट्रीटमेंट करेंगे। ठीक, आगे। जो सैक्यूल, यूट्रिकल एवं 3 सेमी सर्कुलर कैनाल से मिलकर बना हुआ है, ये वेस्टिबुलर एपरेटस 3 सेमी सर्कुलर से बना हुआ है। यह शरीर के प्रोप्रियो रिसेप्टर्स हैं जो हॉरिजेंटल एक्सेलरेशन एंड वर्टिकल एक्सेलरेशन के समय शरीर का पोस्चर मेंटेन करते हैं। यानी कि जब हम लोग लेटते हैं या फिर कभी खड़े होते हैं तो उस समय जो हमारा बॉडी का बैलेंस है उसको ये मेंटेन करता है। इसका सेंस वेस्टिबुलर नर्व पार्ट ऑफ 18th क्रेनियल नर्व द्वारा सेरिब्रम स्थित एरिया, यहाँ भी सेरिब्रम का एरिया है, वो है 312 में पहुंचता है। इस नर्व के डैमेज होने पर व्यक्ति को ऊपर चढ़ते या घेरे में नाचते हुए, सड़क की क्रॉसिंग पर मोड़ लेते हुए अपने शरीर के पोस्चर पर कंट्रोल नहीं होता। यानी अगर ये वेस्टिबुलर एपरेटस में अगर कुछ प्रॉब्लम है, इसके 8th क्रेनियल नर्व जो है जो सेरिब्रम के 312 में पहुंचता है, अगर वहाँ कुछ नर्व में डैमेज है तो व्यक्ति को चढ़ते या फिर चक्कर लगाते वक्त उनको क्या होगा कि उनके बॉडी पोस्चर में कंट्रोल नहीं रहेगा, या फिर कभी रोड क्रॉसिंग कर रहे हैं उस वक्त भी उनके बॉडी पोस्चर में कंट्रोल नहीं रहेगा। यानी ये बॉडी को पोस्चर को कंट्रोल कर रहा है, बैलेंसिंग कर रहे हैं वेस्टिबुलर एपरेटस। अगर वेस्टिबुलर एपरेटस में, यानी कभी कभी ऐसा हो सकता है कि कान में कोई प्रॉब्लम होने की वजह से भी हमको चक्कर आता है। चक्कर आने का, क्योंकि ये भी बैलेंसिंग के लिए है, तो ये बैलेंसिंग मेंटेन करता है, पोस्चर बैलेंस मेंटेन करता है विद द हेल्प ऑफ सेरेबेलम। तो सेरेबेलम के साथ ये मेंटेन करता है। तो कभी आपको ये लगे कि चक्कर आ रहा है, तो चक्कर आने का एक कारण कान में इन ये वेस्टिबुलर एपरेटस की प्रॉब्लम भी होती है। तो इसका आप समझ लीजिए, इसका 8th क्रेनियल नर्व पर उपचार होना है, और सेरेब्रम स्थित एरिया नंबर 312 ये हमारा फ्रंटल लोब में आएगा, तो फ्रंटल लोब का उपचार होना है। अगर वेस्टिबुलर एपरेटस पर उपचार करना है तो हमारा 8th क्रेनियल नर्व का उपचार करेंगे, और एरिया नंबर सेरेब्रम 312 ये फ्रंटल लोब का पॉइंट है, तो वहां पर उपचार करेंगे। चलिए, अब हमारा दूसरा सेंस ऑर्गन है नोज। नोज क्या ज्ञान इंद्रिया हमारे स्मेलिंग का। इसमें है द नेजल कैविटीज आर लाइंड बाय सिलिएटेड कॉलमर epithelium with mucus secreting gobalt cells. It is a part of respiratory system as well. There is a 6 square centimeter area located above the superior concha mounted with 15 million smell receptors. इन रिसेप्टर से एक्सॉन निकलकर म्यूकस मेम्ब्रेन के नीचे प्लेक्सस बनाते हैं। इन फ्लेक्सिस से नर्व फाइबर निकलकर छत की क्रीवरी फॉर्म प्लेट रंध्रों में क्रेनियल कैविटी में प्रवेश कर ऑल्फैक्टरी बल्ब की रचना करते हैं। यहाँ से सेकेंड न्यूरॉन ऑल्फैक्टरी नर्व के माध्यम से सेरिब्रम के फ्रंटल लोब में प्रवेश करते हैं। ये हमारा फर्स्ट क्रेनियल नर्व है जिसको ऑल्फैक्टरी कहते हैं। नाक की गंध के लिए जिम्मेदार क्षेत्र जो है उसे नेजल
रिसेप्टर कहते हैं, जो ऊपरी नासिका यानी कि ऊपर नेजल कैविटी में सुपीरियर टिबनाइटिस के ऊपर एक 6 वर्ग का सेंटीमीटर का एक क्षेत्र है, जिसमें लगभग 50 मिलियन रिसेप्टर्स लगे होते हैं। यह क्षेत्र सिलिएटेड कॉलमर एपिथेलियम और बलगम, जो गोबाल्ट सेल से बलगम निकलता है, उससे ढका होता है। ये रिसेप्टर्स हवा में गंध वाले अणुओं को पहचानते हैं और मस्तिष्क को संकेत के रूप में भेजते हैं, जिससे हमें गंध का अनुभव होता है। ठीक है, चलिए सर। ठीक, ये हाँ, तो ये रेस्पिरेशन वाला जी सर, हमको कहाँ करना ट्रीटमेंट इसका? ऑल्फैक्टरी नर्व में करना है। बस ध्यान रखिए कि सेरेब्रम के फ्रंटल लोब में प्रवेश करते हैं, तो फ्रंटल लोब का उपचार कर सकते हैं और ऑल्फैक्टरी नर्व का अलग से स्पेशली कर सकते हैं। उपचार का सिद्धांत जब भी कोई होगा, जब हम लोग इसको पूरा पढ़ाएंगे नर्वस सिस्टम में, तो हम लोग बताएंगे। रेस्पिरेशन के लिए सामान्य हवा का वॉल्यूम नेजल कैविटी के स्मेल एरिया में प्रवेश नहीं करता। किसी भी गंध या महक का घनत्व हवा के घनत्व से कम होने पर ये गंध अणु आसानी से स्मेल एरिया में प्रवेश कर जाते हैं। स्मेल पावर कम होना हाइपोस्मिया एवं गायब होना एनोस्मिया कहलाता है। कहने का मतलब है कि रेस्पिरेशन के लिए जो हवा का सामान्य वॉल्यूम होता है नेजल कैविटी के अंदर स्मेल जाने का प्रवेश, वो नहीं करता है। कब नहीं करता है? अगर वो वॉल्यूम हवा के वॉल्यूम से अगर ज़्यादा हो, अगर हवा का अगर उससे कम हो, तो वो अणु प्रवेश कर जाता है हमारे स्मेल एरिया में, तब हमें उसे स्मेल महसूस होती है। स्मेल पावर अगर किसी का कम है तो उसे हम हाइपोस्मिया कहते हैं, और अगर मान लीजिए किसी में स्मेल बिल्कुल भी गायब हो गया, स्मेल ही नहीं है, तो उसे एनोस्मिया कहते हैं। इनमें सामान्यतः 4 गंध को पहचानी जाती है। एक तो है सुगंधित, दूसरी है अम्लीय या खट्टी, तीसरी है बर्न, चौथी है प्यूट्रीफाई। अगर गंध गलत पहचाना जा रहा है तो उसे डिसोस्मिया कहलाता है। यदि इन गंध रिसेप्टर्स को किसी विशेष गंध से अधिक समय तक एक्सपोज करें तो ये रिसेप्टर उक्त गंध से स्टिमुलेट होना बंद कर देते हैं। ऐसे इस स्थिति को हम लोग एडेप्टेशन कहते हैं। यानी कि अगर किसी एक गंध के साथ हम लोग बहुत दिन तक अगर हैं, तो वो क्या होता है कि वहाँ का रिसेप्टर्स जो है वो उस गंध को स्टिमुलेट करना बंद कर देता है, जिसे हम लोग एडेप्टेशन कहते हैं। अब है लैसोनिया मिथाइल मरकैप्सन की न्यूनतम मात्रा 0.06 × 4 मिलीग्राम लीटर हवा इन स्मेल रिसेप्टर्स में हाईएस्ट एक्शन पोटेंशियल पैदा करती है। सुनिया की बात कर हाँ, अब देखिए पहले 3 बीमारी कौन है, देखिए पहले ए जहां लिखा हो साइंस में, वहां समझिए कि नो, ए माने नो होता है, ठीक है। तो जब कह रहे कि एनोस्मिया यानी ए मतलब नहीं है कोई, मतलब एस्मिया ऑस्मिया जो है समझ सकते हैं। ऑस्मिया हम लोग गंध के संदर्भ में यहाँ बोला जा रहा है। ए माने नो, यानी कोई भी आपको गंध नहीं मालूम होती तो एनोस्मिया। हाइपो माने कम, तो हाइपोस्मिया, इसमें पावर कम है तो हाइपोस्मिया। और अगर गलत कर रहे हैं तो गलत माने डिसऑस्मिया, गलत डिसऑस्मिया। 3 बीमारी हो गई। एक एनोस्मिया माने बिल्कुल नहीं पहचान रहे, एक कम पहचान रहे तो हाइपो हो गई, और तीसरे हो गए डिस। तो 3 तरह की बीमारी इसमें होती है। अब ये कह रहे हैं कि अगर आप बहुत दिनों तक किसी गंध के साथ लगातार, जैसे आप किसी ऐसी फैक्ट्री में काम कर रहे हो जहाँ स्मेल बहुत आती हो, या जो बनाते हैं तमाम तरह की इत्र वगैरह, तो वहां पर रहेंगे तो वो जो इत्र बन रहा है उस इत्र को आप लगातार सूंघ रहे हैं, तो यानी बॉडी उसको यूज टू हो जाती है। एडेप्टेशन इसको हम शब्द बोल रहे हैं, लेकिन इसको उसी तरह मानिए जैसे एल्सेशियन कुत्ता है आपके पास लगातार है सुरक्षा में, लेकिन जब कोई जाता है और बार बार आने लगे तो फिर वो उसके प्रति बिल्कुल निर्लिप्त रहता है, तो वही स्टिमुलेट होना बंद कर देते हैं ये। तो इसको एडेप्टेशन, तो हमेशा ये प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि एडेप्टेशन किसको कहते हैं,
ठीक है। और कौन कौन गंध पहचानेंगे? सुगंधित, बहुत, एक अम्लीय खट्टी, अम्लीय है, एक खट्टी है, और एक जली हुई, कहते जली, और प्यूट्रीफाइड माने सड़ी हुई टाइप की होती है। बस 4 गंध। क्लियर? ट्रीटमेंट तो हम लोग समझ चुके हैं। हाँ, यस मैडम, टंग। तीसरा है हमारा सेंस ऑर्गन टंग, जो टेस्ट के लिए। टंग जो है वो मुख गुहा के अंदर पाचक तंत्र का एक अंग है, जो स्ट्रेटिफाइड इपिथेलियम से डॉर्सल एंड लेटरल सरफेस एवं लेटरल एज पर कवर्ड है। हमारा टंग जो है वो डाइजेस्टिव सिस्टम का पहला पार्ट है। मुख गुहा में टंग होता है, वो हमारा पहला पार्ट है, जो कि स्ट्राटिफाइड इपिथेलियम सेल्स के बने होते हैं, जिसके डोर्सल और लेटरल साइड में जो है एजिस के कॉर्नर वो कवर होता है। इसी इपिथेलियल के सेल्स जगह जगह पर मॉडिफाई होकर 3 प्रकार के पेपिलाई बनाते हैं। इन्हें आकार के अनुसार नाम दिए गए हैं, जैसे फंगीफॉर्म, फिलीफॉर्म और सर्कमवेलेंट। इन्हीं में से फंगीफॉर्म एवं सर्कमवेलेंट जो है वो पेपिलाई में स्वाद के स्पेशलाइज्ड रिसेप्टर्स स्थित हैं। इन्हें टेस्ट बर्ड कहते हैं। फंगीफॉर्म जो है वो हमारा मशरूम के आकार का होता है, जो जीभ की नोक पर होता है। और फिलीफॉर्म ये धागे के आकार की होती है, जो जीभ की सतह पर सबसे अधिक पाई जाती है, लेकिन इनमें स्वाद कलिकाएं नहीं होती है। और सर्कमवेलेंट ये वी आकार के जीभ के पिछले हिस्से में व्यवस्थित है, और इनमें बड़ी संख्या में स्वाद कलिकाएं यानी कि टेस्ट रिसेप्टर्स इसी में ज़्यादा है, जिसे टेस्ट बर्ड्स कहते हैं इन तीनों को। ये टेस्ट बर्ड इज ओवल शेप्ड यानी कि 57 to 70 माइक्रोन इन डायमीटर स्ट्रक्चर विथ 5 to 18 हेयर सेल्स होते हैं, और 34 to 35 ऑर्डिनरी सेल्स पाए जाते हैं। These hair cells are the taste receptors which easily get stimulated with dissolved substances and they are distributed on। ये किस तरह से फैले हुए हैं? जैसे कि टिप पर अगर है, टंग के टिप पर हमें स्वीट और सॉल्ट का टेस्ट मिलता है, एंड बोथ लेटरल साइड में खट्टे या एसिडिक का, और बैक साइड टंग में जहाँ भी शेप है वहाँ पे कड़वा या बिटर टेस्ट आता है। यह रिसेप्टर्स अपना एक्शन पोटेंशियल 2 रास्ते से भेजते हैं। इसमें अब देखिए 2 क्रेनियल नर्व इसमें जाता है। एक है फ्रॉम एंटीरियर साइड में यानी फ्रंट साइड के 2/3 ऑफ द टंग में, कोडा टेम्पोनी में, ब्रांच ऑफ 7th क्रेनियल नर्व। इसके थ्रू जो है इसमें 7th क्रेनियल नर्व जाता है। और पोस्टीरियर के 1/3 पार्ट में टंग के, उसमें 9th क्रेनियल नर्व्स इन्वॉल्व है, यानी कि एक टंग में 2 क्रेनियल नर्व्स का इन्वॉल्वमेंट है। ठीक, देखिए अभी आप मेन चीज समझ लीजिए। 3 जो बताया मैडम ने कि फंजीफॉर्म और सर्कमवेलेंट 2 ऐसे हैं जिसमें टेस्ट बड है, और फिलीफॉर्म में टेस्ट बड नहीं है। तो यानी फिलीफॉर्म से आपको कोई भी स्वाद नहीं मिलेगा, सर्कमवेलेंट स्वाद तय करेगी और फंजीफॉर्म तय करेगी। क्या है? ये ओवल शेप्ड है, मतलब अंडे के आकार के हैं, और ये इसमें क्या होता है? हेयर सेल्स होते हैं। यही हेयर सेल्स आपको डिसाइड करते हैं, और 34 और 35 ऑर्डिनरी नॉर्मल सेल हैं, लेकिन 5 से 18 तक हेयर सेल हैं। यही जो है हेयर सेल, यही टेस्ट रिसेप्टर है। इन्हीं को टेस्ट रिसेप्टर आप कह सकते हैं, जो विच इजिली गेट्स स्टिमुलेटेड विद डिजॉल्व सब्सटेंस। जब तक पानी न हो, जब तक लार न हो, तब तक आपको टेस्ट का पता नहीं लगेगा। लार में भी तो पानी होता है, तो लार में पानी होता है, यानी सलाइवा में पानी होता है। अगर जब तक पानी ना होगा, डिजॉल्व नहीं होगा, कोई भी अगर लोहे की कोई चीज आप लें और वो डिजॉल्व ना हो सकती हो, तो क्या करेंगे? उसको आप लिए रहिएगा, लेकिन टेस्ट नहीं आएगा। पहले मुंह में गलना होगा, डिजॉल्व होना पड़ेगा, तभी उसका टेस्ट आएगा। ये उसमें गेट्स स्टिमुलेटेड विद डिजॉल्व सब्सटेंसेस। ये अब उसमें तो कहा कि टिप ऑफ द टंग, सामने जैसे तुरंत आप कोई खट्टी या मीठी चीज लेते हो, तुरंत आपको अच्छी लगती है, और साल्टी भी आपको सामने होती है। लेटरल साइड माने साइड, लेटरल साइड माने पीछे, साइड की तरफ वाले खट्टा एसिडिक होता है, और टैंग का पीछे वाला जो है वो कड़वा वाला जो है वो आपका पीछे की तरफ होता है। हो सकता है वहां सर्कमवेलेंट होगा ना शायद मैडम, वहां सर्कमवेलेंट वाले होंगे। हाँ वही होगा शायद, यस। तो अब ये रिसेप्टर जब एक्शन पोटेंशियल माने
कैसे हमको इंफॉर्मेशन भेजते हैं, ये उनकी बात कहना है। तो ये एंटीरियर माने सामने वाला 2/3 ऑफ द टंग, सामने का जो 2/3 टंग है ये कॉर्डा टेम्पेनी की माध्यम, ये 7th क्रेनियल नर्व। तो अगर कभी आपको अब एंटीरियर, अगर मान लीजिए आप टिप ऑफ द टंग स्वीट एंड साल्ट का टेस्ट नहीं आ रहा, या आपको खट्टा एसिडिक कम आ रहा है, तो आपको हमेशा क्या करना पड़ेगा, 7th क्रेनियल नर्व पे ट्रीटमेंट देना पड़ेगा। और अगर आपको पीछे की तरफ यानी बैक ऑफ द टंग कड़वा का स्वाद नहीं आ पा रहा है, तो 9th क्रेनियल नर्व में आपको ट्रीटमेंट देना पड़ेगा। ठीक है, चलिए आई मैडम। अब चौथा हमारा सेंस ऑर्गन है आई, जो विजन के लिए। फॉर विजुअल पर्पस द लाइट रेज हैव टू पास थ्रू फर्स्ट कॉर्निया, दूसरा है एक्वियस ह्यूमर, तीसरा है लेंस और चौथा है विट्रस ह्यूमर। Then to reach retina where the visual receptors are located in retina, there are two types of receptors, एक रॉड दूसरा कॉर्निया। हमारी आईज जो है उसका जो वाइट पोर्शन है उसको स्केलेरा कहते हैं, उसमें फिर ब्लैक पोर्शन को हम लोग आइरिस कहते हैं, और उसके अंदर जो छोटा सा एक होल टाइप का दिखता है वो एक्चुअली ब्लैक नहीं है, वो होल है, उसको प्यूपिल कहते हैं। और आगे जो हमारा आँख उभरा हुआ है उसको कॉर्निया कहते हैं। तो हमारा जब भी कोई लाइट रे हमारे आंखों के थ्रू जाता है तो हमारे पीपल के थ्रू, कॉर्निया के थ्रू पीपल में जाता है, पीपल से फिर वो लेंस के थ्रू जाके रेटिना में जाता है, फिर वहाँ से इमेज उल्टा वहाँ पे होता है, फिर वहाँ से ऑप्टिक नर्व के थ्रू ब्रेन में जाता है, फिर वहाँ सीधा इमेज बन के हमें वो दिखता है। सर उसका आइज का ये नहीं है ना? अभी नहीं आकार, अच्छा उसमें कहीं है इमेज होगी आई, ये देखिए ये जी ना, जी जी सर, ये वाइट पोर्शन स्क्लेरा है हमारा, और ब्लैक जो दिख रहा है जिसमें कि हमारा कलर पिगमेंटेशन दिखता है, किसी का ब्लू किसी का ब्राउन, वो पिगमेंटेशन के कारण होता है, उसे हम लोग ये कहते हैं आइरिस कहते हैं। और जो ब्लैक छोटा सा एकदम बिल्कुल है उसको प्यूपिल कहते हैं। वहां से रे जो है हमारा आइज के अंदर थ्रू अंदर जाता है और लेंस के थ्रू हमारे रेटिना में जाता है पीछे की तरफ, जहाँ इमेज उल्टा बनता है और वो ब्रेन में जाके ऑप्टिक नर्व के थ्रू हमें हमें मैसेज देता है, फिर हमें सीधा वो आंखों के थ्रू दिखता है। ये देखिए एक चित्र ये भी है, जी ये सर, लेंस को संभालने वाली सिलरी मसल्स कहलाती है। सिलरी मसल्स जी। ठीक है, वहां पे आगे में पहले एक्वस ह्यूमर है जो वाटरी फ्लूइड है, और उसके अंदर जो है वो विट्रस ह्यूमर है जो ट्रांसपेरेंट है, जिससे कि हमारा कोई भी अगर वो पिक्चर जा रहा है लाइट तो वो ट्रांसपेरेंट रहेगा तो दिखेगा। फिर ये और मैक्यूला है पीछे। हाँ बहुत बढ़िया, जी सर ठीक है। बताइए। देखिए एक्वस ह्यूमर सामने है, और देखिए वाइट्रस ह्यूमर ये पीछे की तरफ दिखाया जा रहा है। तो जब भी कभी देखे समझे तो एक्वस ह्यूमर आगे की तरफ, एक्वस माने एक्वस मतलब को पानी की तरह जैसे हो, और इसमें वाइट्रस जो है इसमें थोड़ा जेली जेली टाइप का, प्रेसिपिटेट टाइप का होगा। और पीछे ऑप्टिक नर्व दिखाई गई है माकुला, माकुला को बस नाम नोट कर लीजिए, इसको पीत बिंदु बोलते हैं, एंड दैट इज द सेंटर ऑफ द विजन, यही बेस्ट पार्ट होता है। कोराइड में कोराइड प्लेक्सस कहलाते हैं, इसमें रक्त वगैरह वाहिनियां होती हैं, और रेटिना जो है, ब्लड वेसल्स। हाँ ठीक है। जी सर। तो ये इसका, ये जो मेडियल रेक्टस मसल्स है ये मसल्स के नाम है, लैटरल रेक्टल मसल मसल के नाम है। सिलरी मसल माने ये मसल के हैं जो आइज को, जो आपके लेंस को संभाले रखती है, वो इसका हो है, इसी यही आपके ऊपर नीचे होती है और इसको संभालती रहती है। तो ये उसका एक नॉर्मल है, वही पूरा विजन है इस तरह का। ठीक है, जी सर। ठीक। तो हमारा लाइट जो है वो रेटिना में रीच होता है, अब पहुंचने के देखिए बाद वो नहीं, विजुअल रिसेप्टर। एक सेकंड मैडम, इसमें जी पहले सर। आया, देखिए इसके हिसाब से पहले कहाँ आया, कॉर्निया पे आया, फिर उसके जस्ट पीछे एक्वस ह्यूमर है, लेंस और कॉर्निया के बीच में, फिर लेंस में गया, फिर लेंस के बाद वाइट्रस ह्यूमर में गया, और तब इसमें पास किया और तब जाकर रेटिना में गया। तो ये उसका पास के वो, इसमें एक्वस ह्यूमर और वाइट्रस ह्यूमर, ये सब इस एरिया को क्या करते हैं, न्यूट्रिशन, भाई न्यूट्रिशन तो यहीं पे देना है ना, भोजन पानी, तो ये एक्वस ह्यूमर ये सब लेंसेज वगैरह को देते हैं, वाइट्रस ह्यूमर भी पीछे के पार्ट को देते हैं, ये सब उसके न्यूट्रिशन के लिए भी होते हैं। ठीक, चलिए
देयर आर टू टाइप्स ऑफ रिसेप्टर्स होते हैं, एक रॉड दूसरा कोन्स, विच आर हाईली सेंसिटिव टू द वीकेस्ट वेवलेंथ की रे एट नाइट इन्हें स्टिमुलेट कर देती है और ऑब्जेक्ट दिखाई पड़ेगा परंतु इसका आकार एवं कलर साफ नहीं होगा, जिसे स्कोटोपिक विजन या नाइट विजन कहते हैं। मतलब कहने का मतलब है कि रात के समय जो हम लोग देखते हैं वो हाईली सेंसिटिव है, उसका लाइट का जो लेंथ है वो वीक होता है। ये जो हमारा इस्तेमाल होता है वो नाइट के समय होता है और इन्हें स्टिमुलेट कर देते हैं। ये ऑब्जेक्ट, इसका ऑब्जेक्ट हमें दिखाई देगा लेकिन उसका आकार और कलर हमें साफ नहीं दिखाई देगा। इस विजन को हम लोग स्कोटोपिक विजन या नाइट विजन कहलाती है। सर ये डिसऑर्डर भी है ना, स्कोटोपिक और नाइट ब्लाइंडनेस? नहीं, नाइट विजन अभी तो ये तो नॉर्मल विजन की बात कर रहे हैं कि स्कोटोपिक विजन नाइट विजन कहलाती है कि इसमें कम दिखाई पड़ेगा, आकृति दिखाई पड़ेगी लेकिन बनेगा नहीं। तो ये अगर अगर दिन में भी यही होता है तो चलिए ये बीमारी हो जाएगी, लेकिन रात में आपको यही विजन दिखाई पड़ेगा स्कोटोपिक, यानी उसमें चेहरा नहीं दिखाई पड़ेगा, पूरा मालूम पड़ेगा कि आदमी है लेकिन पूरा, क्योंकि रात में ये वाली जो है स्टिमुलेट नहीं हो रही है। तो ये रॉड्स जो है ये सूचना देते हैं, केवल स्कोटोपिक विजन के लिए जिम्मेदार होते हैं। तो रॉड हम लोग कब जलाते हैं घरों में? रात में। तो रॉड से रात जोड़ दीजिए कि रॉड्स को हम लोग रात में जलाते हैं। तो जब भी रात में कोई होगा तो यही जो रॉड्स लगे होते हैं यही उस विजन को दिखाई देंगे, यानी ये कलर साफ तो नहीं होगा लेकिन बता देंगे कि हाँ देयर इज समथिंग, कोई आदमी है, जानवर है, को भी बता देंगे, लेकिन बहुत क्लैरिटी नहीं होगी। कलर का जो कलर है वो नहीं बता पाएगा। अब आगे देखिए दूसरा कोन्स, which are highly sensitive to the strong wavelength ray at day in light। इससे ऑब्जेक्ट का आकार एवं कलर बिल्कुल साफ दिखता है, जिसे फोटोपिक विजन कहते हैं। इन रॉड एंड कोन्स में लाइट रे एक केमिकल रिएक्शन प्रारंभ कर एक्शन पोटेंशियल हेतु एनर्जी जनरेट करती है। यानी वो रात के लिए हुआ, ये दिन के लिए कोन्स हुआ, जो वेवलेंथ स्ट्रॉन्ग इसका होता है और ये सनलाइट एंड डे के लिए यूज होता है। इससे ऑब्जेक्ट जो है वो साफ दिखेगा और उसका कलर भी बिल्कुल साफ दिखता है। इस विजन को फोटोपिक विजन कहते हैं। अब ये रॉड्स और कोन्स लाइट रे जो वो केमिकल रिएक्शन प्रारंभ कर एक्शन पोटेंशियल हेतु कुछ एनर्जी, जो इसमें समझने वाली चीज है, और आप भले हम कुछ जाने लेकिन केवल इतना समझें कि इसमें दिखेगा रॉड्स में लिखा हुआ है लाइट रे सब कुछ है, अंत में लिखा विटामिन ए प्लस स्कोटॉप्सिन। तो विटामिन ए नोट कर लीजिए आप केवल, कि यानी विटामिन ए अगर नहीं होगा तो कोई रिएक्शन नहीं हो पाता है। ठीक, इसीलिए विटामिन ए बहुत जरूरी है आंखों के लिए। विटामिन ए से रेटिनिन से रोडोप्सिन का फॉर्मेशन पुनः हो जाता है, पुनः फॉर्मेशन न होने पर नाइट ब्लाइंडनेस होगी। यानी विटामिन ए कम होगा तो आपको नाइट ब्लाइंडनेस की स्थिति हो जाएगी। क्लियर? मतलब रात में बिल्कुल नहीं दिखेगा, ये इनका कहना है। क्लियर? और मत समझिए कुछ, बस विजुअल पर्पल के लिए रोडोप्सिन कुछ भी है, विटामिन ए की कमी होगी तो विटामिन ए की कमी होने से आपका ये पूरा उसका फॉर्मेशन नहीं होगा, और पुनः फॉर्मेशन नहीं होगा तो नाइट ब्लाइंडनेस हो जाएगी। तो रात के, इसीलिए कहते हैं विटामिन ए का सेवन खूब करना चाहिए आंखों की रोशनी के लिए। बस, और केमिकल रिएक्शन जाने की जरूरत नहीं। सर तो विजुअल एक्यूटी में जाए सर? नहीं, कोन्स में बता दी। कोन्स में देखिए, कोन्स में भी देखिए वो वही है, रेटिनिन है वही, आप देखिए सारे वही चीजें हैं, ट्रांसड्यूसिन है, ये सब उसके साइकिल बता रहे हैं। तो ये कह रहे हैं कि विटामिन ए आपको होना चाहिए दिन में। तो भाई दिन में तो आपका कौन सा काम कर रहा है, तो यहाँ पर आपको एक्टिव हो रहा है, तो यहाँ कोई दिखाई पड़ रहा है, यहाँ कलर का आपका क्लैरिटी है, यहाँ पर आपको कलर दिखेगा, आदमी का चेहरा दिख जाएगा, समझ में आ जाएगा कौन है क्या नहीं है। लेकिन रात में आपको दिखेगा नहीं, तो रात में कोई लोगों को दिखता नहीं है तो विटामिन ए की कमी होती है। तो लोग कहते हैं कि विटामिन ए का सेवन खूब करिए। ठीक है, फल सब्जी जो भी होता है विटामिन ए जहां पे होगा उसका करिए। ठीक, नाउ कम टू विजुअल एक्टिविटी। विजुअल एक्यूटी, लाइट रेज किसी, यानी कि इसका कहने का मतलब क्लियरिटी,
लाइट रे किसी ऑब्जेक्ट से चलकर कॉर्निया से रेटिना पर पहुंचती है जहां इमेज फॉर्म होती है। रेटिना पर स्थित फोबिया सेंट्रलाइज पर इमेज बनने पर ऑब्जेक्ट साफ दिखता है। यदि कॉर्निया के सेंटर से रे नहीं गुजर रही है तो इमेज फोबिया सेंट्रलाइज पर नहीं बनती है, इमेज ब्लर्ड बनेगी और आंख का लेंस बायो ये कॉन्केव नहीं कॉन्वेक्स होगा सर नोट ना? कर लीजिए, आप लोग चेंज कर लीजिए। लेंस बायो कॉन्वेक्स है और इस लेंस से 6 मीटर दूर से आने वाली लाइट रे समानांतर आकार रेटिना पर इमेज साफ बनाती है। यानी ये कहने का मतलब है जो कि लाइट रे जो ऑब्जेक्ट से चलकर कॉर्निया के थ्रू जब रेटिना पे पहुंचती है तो वहां इमेज फॉर्म होती है और रेटिना पर स्थित है एक फोबिया सेंट्रलिस जहां इमेज बनने पर साफ वो इमेज दिखता है। अगर कॉर्निया के सेंटर से रे नहीं गुजर रही है तो इमेज फोबिया सेंट्रलिस पर नहीं बनती है, जिसके कारण हमें इमेज जो है वो ब्लर्ड दिखता है। अगर वो रेटिना के फोबिया सेंटर पे इमेज बनता है तो साफ दिखता है। अगर वो रे गुजर जाता है, नहीं गुजर पाता उसे सेंटर से, तो उस वक्त जो है हमें इमेज ब्लर्ड दिखेगा। तो उसके लिए है कि आंख का लेंस बायोकॉन्वेक्स है, हमारे आंख का लेंस बायोकॉन्वेक्स है और इस लेंस से 6 मीटर दूर से आने वाली लाइट रे समानांतर आकार रेटिना पर इमेज साफ बनाती है। इसे इमेट्रोपिक आइज कहते हैं, यानी कि ये नॉर्मल आइज है, नॉर्मल आई। मतलब इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे चले सर। हाँ ठीक। जब ऑब्जेक्ट से चलकर लाइट रे रेटिना के पीछे इमेज बनाती है तो इसे हाइपरमेट्रोपिया आइज कहते हैं। इसमें दूर की वस्तु साफ परंतु नजदीक की वस्तु ब्लर होगी। इसका करेक्शन एक बायोकॉन्वेक्स लेंस से करते हैं। यानी कि कहने का मतलब है जब ऑब्जेक्ट लाइट रे से चलकर रेटिना के पीछे इमेज बनाती है तो इसे हाइपरमेट्रोपिया कहते हैं। इसमें क्या होगा कि दूर की वस्तु तो साफ दिखेगी परंतु नजदीक की वस्तु ब्लर दिखेगी। इसके करेक्शन के लिए हमें बायोकॉन्वेक्स लेंस को लगाना होगा और इस बीमारी को मतलब इस चीज को जो कि हम दूर की चीज को साफ देख पाते हैं और नजदीक के कम, तो इसे हाइपरमेट्रोपिया कहेंगे और इसको करेक्शन करने के लिए हमें बायोकॉन्वेक्स लेंस लगाना होगा। जब और दूसरी है कि जब ऑब्जेक्ट से चलकर लाइट रे रेटिना के आगे इमेज बनाती है, वो पीछे बना रही थी, ये आगे बनाती है, तो इसे मायोपिया कहते हैं। इसमें नजदीक की वस्तु साफ परंतु दूर की वस्तु ब्लर दिखेगी और इसके करेक्शन के लिए हमें बायोकॉन्केव लेंस लगानी पड़ेगी। यानी कि उसमें रेटिना के पीछे इमेज बनाती थी तो वो हाइपरमेट्रोपिया था और उसको करेक्शन करने के लिए बायोकॉन्वेक्स लेंस लगेगा जिसमें दूर की चीज साफ लेकिन नजदीक के कम ब्लर दिखेगी। और दूसरे में है कि लाइट जो है वो रेटिना के पीछे मतलब आगे की ओर बन जाएगी, मतलब रेटिना तक भी नहीं जाएगी, उसके आगे ही बन जाएगी। तो इस कमी को कहते हैं मायोपिया। इसमें इसको करेक्शन करने के लिए हमें बायोकॉन्केव लेंस की जरूरत होगी और इसमें नजदीक की वस्तु साफ दिखेगी लेकिन दूर की वस्तु ब्लर दिखेगी। तो ज्यादातर यही होता है, मायोपिया ही होता है। आगे चले सर। अस्टिग्मेटिज्म, नेत्र की कॉर्निया का कर्वेचर सामान्यतः प्रत्येक एंगल पर एक सा होता है। जब वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर कॉर्निया का कर्वेचर भिन्न होगा तो व्यक्ति को समतल सतह उबड़ खाबड़ दिखती है। इसे सिलिंड्रिकल लेंस से करेक्शन करते हैं। एक बायोकॉन्केव लेंस हो गया, दूसरा बायोकॉन्वेक्स हो गया। अब ये जो प्रॉब्लम है नेत्र की कॉर्निया का कर्वेचर जो है कर्वेचर होता है, उसमें जो है कॉर्निया का कर्वेचर में एंगल जो है वो एक सा होता है, लेकिन जब वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे कॉर्निया का कर्वेचर भिन्न होगा, जब दोनों के एक्सिस पे वो भिन्न होगा तो उस व्यक्ति को क्या होगा कि समतल में भी उबड़ खाबड़ दिखती है। तो उस चीज को ठीक करने के लिए हमें सिलिंड्रिकल लेंस की आवश्यकता पड़ेगी। अब दूसरा ये है कलर ब्लाइंडनेस। 3 प्राइमरी कलर्स है, रेड, ग्रीन एंड ब्लू। इनके आप लिए लोग 3 जानते हैं कि अलग नहीं? अलग। ये जानते हैं कि नहीं, रेड ग्रीन और ब्लू। येलो जी इसमें सर। शामिल नहीं है। जो हम लोग येलो को मानते हैं, येलो शामिल नहीं है। रेड है, ग्रीन है और ब्लू, 3 ही कलर है प्राइमरी कलर्स। ठीक।
ये याद रखिएगा, ये पूछा जाता है तीन प्राइमरी कलर्स कौन है, रेड ग्रीन ब्लू। ठीक। जी सर। इनके इनके लिए तीन अलग अलग कोन सेल्स होते हैं। इन विशेष कोशिकाओं के विकास ना होने पर व्यक्ति अधिकांशतः कलर ब्लाइंड होता है और इसे ठीक नहीं कर सकते हैं। मतलब तीन प्राइमरी कलर होता है, रेड ग्रीन ब्लू, और इनके लिए अलग अलग कोन के सेल्स भी होते हैं। इन इन विशेष कोशिकाओं के विकास अगर नहीं होता है किसी व्यक्ति में, तो अधिकांशतः वो कलर ब्लाइंड होता है और इसका ये ठीक भी नहीं हो सकते हैं। सर एक्यूप्रेशर में इसका इलाज नहीं है? एक्यूप्रेशर में खूब है। एक केस बता रहे हैं, वो वहां पर आया था, कलर ब्लाइंडनेस था, जिसमें जो आर्मी में उसको होना था। जी सर, हाँ बताए थे सर। हाँ, तो आर्मी बता रहे थे, आलोक कमलिया सर बता रहे थे कि वो उसको कलर ब्लाइंडनेस थी, उसका ट्रीटमेंट किया गया। उसने कहा था हमारा टेस्ट होना, वो हो रहा, कलर ब्लाइंडनेस हमको है और टेस्ट होगा तो हम निकाल दी जाएंगे आर्मी में। और आर्मी में, फॉरेस्ट में, रेलवे में ये कलर ब्लाइंडनेस नहीं ली जाती, क्योंकि उनको तो दूर से पहचानना होता है कि लाल है कि नीला है कि लाल है कि ग्रीन है कि ब्लू है। तो वो चला गया, उसको ट्रीटमेंट किया गया, उसके वो अपना नहीं आया होगा। बाद में वो 3 4 5 साल बाद आया, तो वही आदमी जो है उसमें आर्मी के ड्रेस में था। तो उसने बताया कि साहब मैं आपके यहाँ ट्रीटमेंट बने कराया था, तो उसको नहीं मिला, तभी तो उसको हो गई, तो ठीक हुआ उसका। जी वही सर। ट्रीटमेंट जो चल रहा था वही किया गया था। ठीक अब है। है अक्यूमुलेशन। नेत्र में अक्यूमुलेशन दो स्थितियां में होती है। एक तो दिन में सूर्य रोशनी से अंधेरे कमरे में घुसने पर प्यूपिल का डायलेट होना ताकि अधिक रेज प्रवेश कर सके, और अंधेरे कमरे से सूर्य रोशनी में आने पर प्यूपिल का कंस्ट्रिक्ट होना ताकि हम रेज प्रवेश कर सके। यानी कि ये दिन में जब हम सूर्य की रोशनी से अंधेरे के कमरे में जाते हैं तो हम चाहते हैं कि हमें ज़्यादा ज़्यादा रोशनी मिले ताकि हम उस चीज़ को देख सकें, तो हमारा पीपल क्या होता है, वो डायलेट हो जाता है। हमारे पीपल में जो आयरीज है वो इस काम को करते हैं, वो उसको फैलाते हैं और कम करते हैं। तो उस वक्त क्या होता है कि जब हम ज़्यादा रोशनी के बाद से फिर अंधेरे में आते हैं तो हमें लगता है कि हम थोड़ा सा बड़ा आँख करके देखें, तो वो उस वक्त क्या होता है, वो पीपल जो है हमारा डायलेट होता है, बड़ा होता है, जिससे कि अधिक से अधिक रे प्रवेश कर सके और हम देख सके। लेकिन ठीक इसी का उल्टा, अगर अंधेरे कमरे से जब हम सूर्य की रोशनी में जाते हैं तो हमारा पिपिल क्या होता है, वो कंस्ट्रिक्ट हो जाता है, मतलब वो सिकुड़ जाता है। वो सोचता है कि ज़्यादा से ज़्यादा रे नहीं उसकी आंखों पे जाए, तो जिसके कारण वो क्या होता है, पिपिल छोटा हो जाता है, जिससे कम रे प्रवेश कर सके। अब दूसरा है कि दूर की वस्तु देखते हुए पास की वस्तु देखने की प्रक्रिया में नेत्र लेंस का कर्वेचर सिलेरी लिगामेंट के रिलैक्स होने पर बढ़ जाता है। पास की वस्तु देखते हुए दूर की वस्तु देखने की प्रक्रिया से लेंस का कर्वेचर कम हो जाता है। यानी कि कहने का मतलब है कि अगर हम लोग दूर की वस्तु को देख रहे हैं तो सामने की वस्तु क्या होती है हमारी, वो मतलब ब्लड टाइप की दिखेगी। इस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, वो ये प्रक्रिया कब होती है, जब हमारे लेंस का कर्वेचर, वो उसमें जो है सिलरी लिगामेंट है, वो जब रिलैक्स होने पर, जब वो रिलैक्स हो जाती है तब वो बढ़ जाता है। और जब हम पास की वस्तु को देखते हैं और दूर की वस्तु को देखने की प्रक्रिया करते हैं तो उस वक्त लेंस का कर्वेचर क्या होता है, वो कम हो जाता है, जिसके कारण ये ऐसा होता है। सिलरी लिगामेंट के रिजिड या हार्ड होने पर या लेंस की इलास्टिसिटी कम हो जाने पर यह अकोमोडेशन नहीं हो पाता, जैसे 45 वर्ष आयु के पश्चात। यानी कि किसी कारण से एज होने के बाद या फिर किसी का सिलरी लिगामेंट वो हार्ड हो जाता है या अपना इलास्टिसिटी वो खो देता है, कम हो जाता है, तो उस वक्त ये अकोमोडेशन नहीं हो पाता है। और ज़्यादातर ये 45 इयर्स आयु के पश्चात हो जाता है, जिसके कारण उस वक्त ये भी कहते हैं कि रीडिंग ग्लास लग जाता है। सर इसमें कुछ और बताएंगे तो? इसमें जो है सबसे अधिक जो है आंखों के लिए जब भी करना हो तो डॉक्टर वॉल को याद रखिए। सेमेस्टर 3, डॉक्टर वॉल का आई ऑर्बिट मसाज, डॉक्टर वॉल का आई ऑर्बिट मसाज, अंदर से बाहर की ओर यहाँ तक ले जाइए, अंदर से ऊपर की ओर, जो जो इंटरनल इन यांग बॉर्डर, जो इंटरनल जो आपका वो है, ये वाला, ये वाली आपकी जो बोन है, उस बोन को मसाजिंग करिए 10 बार इधर 10 बार इधर।
तो आप डेली अगर आप करेंगे तो आपकी आईज ठीक होंगी, क्योंकि उसमें सिलरी मसल्स हैं, उसमें फोबिया है। आप- आवाज नहीं आ रही क्या? एक सेकंड, अब आ रही है आवाज? आ रही? हेलो, आवाज नहीं आ रही क्या? सर थोड़ा ब्रेक हो रहा था, आ रही है, अब आ रही है। आ रही ना? तो बस जी वो सर। लाइव चली गई, तो हम लोग जो है खेमका सर बात करें, और हम लोग के सिद्धांतों के उनको काम करने की कोशिश करेंगे। और ये हम लोग कर रहे हैं कि पीड़ित को पैदा हो, और जब भी हम लोग ज्ञान प्राप्त करते हैं तो हम लोग बाहर फैलाएं जरूर। बाहर फैलाने से वो आज आपके पास है, कल दूसरे के पास पहुंच जाएगी, अल्टीमेटली फिर धीरे धीरे वो कल पहुंच जाएगी, पूरे जहां तक पहुंचाना चाहते हैं, मतलब संख्या बढ़ जाएगी, हमारी थेरेपी उन्नति करेगी, और खेमका सर का सपना पूरा होगा। ईच वन रीच, ईच वन ट्रीट वन, ईच वन टीच वन। इन्हीं शब्दों के साथ हम लोग इसको नाम देते हैं, और हम लोग फिर करने प्रणाम लगते सर। हैं। नमस्कार। सेमेस्टर 3 में ही। जी सर।